चलिए, यहाँ पर अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक में रिमेनिंग मोस्टली तो हमने सेकंड और जो दो लेक्चर थे उसमें हमने खत्म कर दिया, बट फिर भी थोड़ा बहुत बिकॉज सारी चीज ध्यान में रख के हमने ये चीज किया है। चलिए हम अल्किल मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल पे केमिकल प्रॉपर्टीज में और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यदि हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि हम यहां पर बात करें, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, देखिए यहां पर बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कंडीशन रिक्वायर क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप यदि बात करें तो देयर इज गोइंग टू बी ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मैं समझाता हूं चीजों को। आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। आप अपने आप पॉइंट बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा तो रटना है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आप इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये जो है वो तो डोनर तो अपने पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल आएगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए जो मेटल है, ठीक है, मेटल है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, सपोज मान लीजिए आपको कोई चीज परचेस करनी है, तो आपको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे कुछ पेन चाहिए, कि लेट इट बी मुझे पेन चाहिए, तो आप बोलोगे कि क्या पेन की रिक्वायरमेंट है, यस मेरे पेन खत्म हो गए, मेरे पेन खराब हो गए, सब कुछ हो गए, मेरे पास पेन खत्म हो गए। तो आप क्या करोगे, यू विल गो टू द मार्केट एंड मार्केट से परचेस करोगे। यानी जो मार्केट में जो शॉपकीपर है वो डोनर है, वो क्या है, डोनर है, और आप क्या है, एक्सेप्टर। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए कि आप शॉपकीपर के पास गए हैं, तो यानी आपकी और शॉपकीपर के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यहां पर जो पहली कंडीशन रिक्वायर होती है, यानी ये कंडीशन लिखवा रहा हूं, पहला क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइज, क्योंकि बच्चों साइज छोटी होगी तो इसका न्यूक्लियस, ये देखो ये अप्रोच करेगा तो ये जो इसका न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए, तो ये पास होगा तभी तक एक्सेप्ट कर पाएगा, दूर होगा तो कहां से एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस कम तो चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, आयनिक चार्ज शुड बी हाई, आयनिक चार्ज शुड बी हाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखिए चार्ज क्या होता है, जो भी आप यहां पर आप देखोगे, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आयनिक चार्ज लिख दो या न्यूक्लियर चार्ज लिख लो, ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तभी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है दिस इज इक्वल टू Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि ये छोटा होगा तो ही अट्रैक्शन होगा, या यहां पर चार्ज, क्योंकि ये चार्ज तो फिक्स है, ये चार्ज तो फिक्स है, तो ये चार्ज आपको देखना पड़ेगा, इफ इट इज हाई, इफ इट इज हाई देन ओनली क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये दो कंडीशन होगी, आयनिक चार्ज लिख सकते हो या न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हो, डन। तीसरी जो चीज जानना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए। पेन यदि आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो क्या जबरदस्ती थोड़ी पेन खरीदेंगे अपन, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों खरीदेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास जो थर्ड केस आता है वो आता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये P भी हो सकते हैं या D भी हो सकते हैं या S भी हो सकते हैं, S तो चांसेस कम होते हैं, एंटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, P होते हैं, सम इन सम केस P होते हैं, मोस्टली जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो D, ज्यादातर D होते हैं, बहुत फ्यू केस होते हैं जहां पर S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, और वो भी क्या है, जो टॉप में होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है, ठीक है ना। तो आप इसलिए पर लिख सकते हैं एम्प्टी P ऑर्बिटल या एम्प्टी D ऑर्बिटल, कोई भी आप एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। जनरली कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मोस्टली कई जगह बुक्स में लिखा होता है एम्प्टी D ऑर्बिटल, बट मैं वो डिनाई कर रहा हूं, एम्प्टी P भी होता है, क्योंकि क्या होता है, मैं भी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई है, ओके। तो जब हमारे पास ये चीज क्लियर होगी तो व्हाट इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, वो रिक्वायरमेंट है आपका साइज स्मॉलर, न्यूक्लियर चार्ज यानी चार्ज शुड बी हाई, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक चार्ज शुड बी हाई एंड एमटीपी और एमटीडी ऑर्बिटल। डन। अब देखिए, अब इसमें अल्कली मेटल में कौन स्मॉलर साइज है, तो आप बोलोगे बीइंग लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कई बार देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नाम सुना में हो सकता है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप बात करें तो बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं पहले मैग्नीशियम का बता देता हूं फिर बेरिलियम का केस लूंगा। देखो मैग्नीशियम जो है हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम यूज करते हैं, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ये डे टू डे लाइफ में बात करें। यदि मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे देखने को मिलेगा, BeF3 माइनस, BeF4 माइनस, बट इसकी जो लिमिटेशंस है वो 4 तक होती है। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होगा, BeF2 प्लस F माइनस आर गोइंग टू बी फॉर्म BeF3 माइनस। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना है। दूसरा क्या है, BeF2 प्लस 2F माइनस आर गोइंग टू बी फॉर्म BeF4 2 माइनस। इज इट क्लियर? अब आप देखो BeF2, याद करिए यही चीज हमने BeOH ट्वाइस में पढ़ा था, जहां पढ़ा था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो वहां पर हमने यहां पर OH माइनस लिए थे, तो यहां पर बेरिलेट आयन बना था। लास्ट लेक्चर में आप चेक कर लीजिएगा। यहां पर होता क्या है, बेरिलियम 2 क्लोरीन 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो दिस कैन एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इज इट क्लियर? यानी लुईस एसिड बोलते हैं, इसे बोलते हैं लुईस एसिड, इसे बोलते हैं लुईस बेस। अब आप समझ लीजिए BeF2, Be बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट क्या बोलता है, 1s2 2s1 2p1 बोलता है बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट। दिस इज एक्साइटेड स्टेट, नॉट ए ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पर आपके पास ये 1 और आप देखेंगे तो ये 2 आया। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp हुआ है। अब आप देखो sp हुआ है, इसका मतलब यहां तक आपका क्या है, BeF2 बन चुका है, ठीक है। BeF2 बन चुका है, यानी आप देखेंगे क्लोरीन ने यहां पर शेयरिंग करी है, ब्लू वाला जो है वो शेयरिंग हुआ है, यानी यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, फ्लोरीन का है, जैसे ये यहां से ओवरलैप हुआ, ये यहां से ओवरलैप हुआ, तो यहां तक क्या बन गया है, कोवेलेंट कंपाउंड बना है। क्या बना है, कोवेलेंट कंपाउंड, यानी ये बात हुई है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो अपन ने शेयर कर लिया। अब आप देखेंगे यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल है तो अब आप देखो जैसे F माइनस है, तो F माइनस ने क्या करा है, ये दोनों डोनेट कर दिया, तो क्या बना फाइनल BeF3, यानी ये बन गया है, ठीक है। मान लीजिए 2 F माइनस है तो एक और बना है, तो फाइनली यहां तक क्या था, BeF3 माइनस, और ये फाइनली ये लास्ट तक क्या बना था, BeF4 2 माइनस, ठीक है। मैंने दोनों को एक साथ ही समझा दिया है। बट अब आप देखिए यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बोलेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे अपन क्या बोलते हैं कि इफ इट इज आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, तो आप बोलोगे 1। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो आप बोलोगे 1। बट जैसे मान लीजिए CCl4 है, तो CCl4 में कोवैलेंसी बोलोगे 4, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिमिलरली यहां पर एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो जो यहां पर बॉन्डिंग है ये 3 और 4, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंसी। तो यदि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक ही नाम है, तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, 3, और इसमें क्या है, 4। अब आप देखिए यहां पर आप बोलोगे
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए 2d ऑर्बिटल, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम क्या है 4 होता है। ठीक है, क्योंकि अब आप देखो 2d खाली ही नहीं है ना, यहाँ पर 2d होता ही नहीं है तो आगे कहाँ जाएगा, ये तो अदरवाइज जैसे काफी तक 6 तक भी जाता है। ठीक है, जनरली 6 तक जाता है। ठीक है, तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है, ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मैंने बात कर दी है। ठीक है, तो ये जनरली आपके पास हुआ है, कई बार आप देखेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम के सराउंडिंग वाटर भी होता है, बेरिलियम के सराउंडिंग क्या है, वाटर भी होता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, मैं जरा ये वाला जो है इधर लिख रहा हूँ कि जैसे BeH2O4 2+। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर और कोई यूज कर लिया है, इज इट क्लियर, मान लीजिए यहाँ पर वाटर कर दिया है तो BeH2O थ्राइस OH-, यहाँ का H+ बन गया, यहाँ से वाटर आया है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन +2 -1, तो ये +1 आ सकता है। तो इस तरह के रिएक्शंस भी हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है, नहीं भी याद रहेगी तो छोड़ो, ये अभी तक अपन करो, ये तो आप फ्यूचर में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे स्टैंडर्ड 12 का तब का पार्ट है। ठीक है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वाटर है या जिसके अंदर जो यहाँ पर जो लिगेंड है, लिगेंड जो ये क्या होता है, जो लुईस एसिड जो डोनर है उसे लिगेंड बोलते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, लिगेंड क्या होता है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो अब आप देखो लिगेंड्स है, तो लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी लुईस बेस होता है, दिस इज लुईस बेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रॉन डोनर, F-, तो F- कैन एक्ट एज अ लिगेंड। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो डोनर होता है उसे लिगेंड बोलते हैं। तो जब भी आगे जब तक आप 12th स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच जाते, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं पढ़ लेते, तो लिगेंड कहीं भी वर्ड सुनाई में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, जो मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि इन अल्कली मेटल लिथियम हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैग्नीशियम का इकलौता आता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज एन एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता ही है। ठीक है, और अब आप देखिएगा कि मैग्नीशियम बेरिलियम आर एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, द रीजन बिहाइंड इज बीइंग अ स्मॉलर साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। तो बेरिलियम का एग्जांपल देके समझा दिया कि वहां पर p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल खाली था, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाया है। बट ऐसा नहीं है कि नीचे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी बना देंगे, तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, बट देयर साइज इज बिगर, तो इसलिए क्या है वहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। ठीक है, तो जनरली जो भी टॉप वाले होते हैं, फर्स्ट लेयर वाले यानी सेकंड सीरीज जो है, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, ये जनरली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसका रीजन होता है स्मॉलर साइज। ठीक है, अब आप देखिए, फिर भी जब हम पी ब्लॉक में चलेंगे, जब पी ब्लॉक की बात आएगी तब हम ग्रुप 13, 14, 15 की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आता है फॉर्मेशन ऑफ अमालगम। ठीक है, क्या बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अमालगम, फॉर्मेशन ऑफ अमालगम। यदि फॉर्मेशन ऑफ अमालगम बने तो अमालगम मरकुरी को बोला जाता है। ठीक है, होता क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए सोडियम इसके अंदर मरकुरी के अंदर डिसॉल्व किया, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस, इसे बोला जाता है अमालगेटेड सोडियम। यानी आप क्या बोलोगे कि सोडियम डिसॉल्व इन ए मरकुरी, सिमिलरली ऑल। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन मरकुरी, क्योंकि आपको पता है रूम टेम्परेचर पे मरकुरी इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन मरकुरी एंड फॉर्म अमालगम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अमालगम। एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि ये फॉर्मेशन है, एनर्जी
रिलीज, बहुत हाई अमाउंट की रिलीज है, इसीलिए इस प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन है, जब भी फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर अपने पास बात करें तो यहां पर भी जनरली बना देता है, बट बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं बनाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर भी हम बात करें तो अमालगम बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर एक चीज और आपको लिखना है, अल्कली मेटल कैन फॉर्म alloys with other alkali or other metal। ठीक है, एलॉयज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, एलॉयज के अंदर क्या रीजन होता है कि लगभग सेम साइज हो तब जाके एलॉयज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कि ऑल अल्कलाइन है, बेरिलियम भी दे सकता है बट जनरली ऑल अल्कलाइन मैं लिख देता हूं। अर्थ मेटल dissolve in mercury and form amalgam, सेम है। ठीक है, हाई amount of energy release, high amount of energy release, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेम ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो ये फॉर्मेशंस ऑफ अमालगम हो गया है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है कि रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। देखिए कई जगह ड्राई अमोनिया भी होता है, लिक्विड अमोनिया, बट मोस्टली क्या होता है, लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया के साथ मैं बात कर लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। देखिए क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी मेटल है, लाइक सोडियम ले लेता हूं, ठीक है, या कोई भी मेटल लिथियम ले लूं, ठीक है, तो व्हाट हैपन कि जैसे मेटल किसी अमोनिया के कांटेक्ट में आया तो मेटल विल लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जैसे ही मान लीजिए आपके पास ये आया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है, दिस इज अमोनिया सॉल्यूशन, आपने मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, मेटल क्या करेगा, ढंग से समझना, मेटल गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, Li होगा तो Li प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम होगा तो Na प्लस एन इलेक्ट्रॉन होगा। इज इट क्लियर? तो ये होगा। अब आप देखो जैसे ही अमोनिया हुआ तो आप चीजों को समझ लीजिए कि जैसे यहां पर मेटल है तो मेटल M प्लस बना, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग क्या होंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। M प्लस के अराउंड भी क्या हो जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल्स होगा ना, क्योंकि आपने किसमें डाला है, अमोनिया। वाटर होता था, वाटर सराउंडिंग होता है, यहाँ अमोनिया है तो अमोनिया सराउंडिंग होगा। तो आप चीजों को समझिएगा कि यहाँ पर यदि यही रिएक्शंस लिख रहा हूं तो ये समझ में आ गया है आपको। अब मैं रब कर देता हूं। तो अब आप देखिए कि व्हाट हैपन व्हेन द मेटल कंबाइंड विद अमोनिया, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म मेटल अमोनिया। सपोज उसके सराउंडिंग X आ गया, अमोनिया इज न्यूट्रल इन चार्ज, जीरो चार्ज होता है, इसका +1 है तो ओवरऑल +1 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग भी अमोनिया है बट मान लीजिए वो Y है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव। यानी मान लीजिए ये जो था मेटल, प्लीज इसको समझिएगा, ये मेटल है, मेटल M प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो M प्लस के सराउंडिंग X अमोनिया मॉलिक्यूल्स है तो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग Y अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ओके, तो ये इसे बोला जाता है, देखिए अमोनेटेड मेटल आयन, इसे क्या बोलते हैं, अमोनेटेड मेटल आयन, इसे क्या बोलते हैं, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पर बात करें तो यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो यहां पर आप बात करेंगे M प्लस NH3, सॉरी अभी बैलेंस मैंने यहां पर कर देता हूं X प्लस Y, इसका X तो इसका Y, तो मैंने X प्लस Y कर दिया, डन। यहां पर भी देखें तो सिमिलरली मैंने मान लीजिए X प्लस Y अमोनिया ले लिया है,
ठीक है। तो आप मान लीजिए मेटल के सराउंडिंग अमोनिया X आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया Y और माइनस चार्ज, ठीक है ना। आगे बस में जैसे ये से इतना फर्क हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और कुछ नहीं। अब आप देखो इसे क्या बोलोगे, अमोनिएटेड मेटल आयन, इसे क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देखो यहां पर होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आए तो क्या होगा, यहां पर कलर क्या होगा, जैसे ये आया तो इनिशियली क्या होगा, आपको मिलेगा डीप ब्लू कलर, क्या मिलेगा, डीप ब्लू कलर, और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों किसकी वजह से है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाएगा डीप ब्लू कलर बिकॉज ऑफ दिस। तो सिमिलरली यहां पर थोड़ा सा कलर डार्क होता है, डार्क ब्लू कलर, और ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। यानी जैसे आपने डाला है इनिशियली, तो मैं इसको लिख सकता हूं इनिशियली सबसे शुरुआत में जैसे ही आपने मेटल डाला, यहां पर आपको डीप ब्लू कलर मिलेगा, ये डार्क ब्लू, मतलब डीप ब्लू मतलब अच्छा खासा ब्लू कलर है, और ये बिल्कुल ही डार्क है, यानी नियर टू द ब्लैक टाइप आ जाता है ना, डार्क ब्लू कलर, वैसा मान लीजिए। अब आप देखो लॉन्ग टाइम रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि लॉन्ग टाइम तक आप लेके चले गए तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से सुन लीजिए कि मेटल प्लस अमोनिया आर गोइंग टू बी फॉर्म MnH2 प्लस हाफ H2, क्या बन जाएगा, हाफ H2, यानी इसे बोलेंगे मेटल अमाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज, यानी आप क्या बोलोगे, मेटल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया बिकॉज मेटल गेट ऑक्सीडाइज एंड H प्लस गेट रिड्यूस, ठीक है। यानी आप इसको समझना है तो ऐसा समझ लीजिए, अमोनिया है, अमोनिया को मैंने NH2 और H प्लस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मेटल है, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और H प्लस ने क्या करा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट वी नो दैट हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे, हाफ मोल हुआ है, तो यानी अब आप देखो दिस मेटल आयन M प्लस N NH2 माइनस कंबाइन होगा तो MnH2 बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ट्वाइस कर दिया तो ये बन जाएगा, यानी हाफ रखता हूँ तो ठीक है। अदरवाइज यदि मुझे इसको 1 मोल करना है तो मेरे को सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये आ गया है। अब आप देखो इससे हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो चला गया, ये कलर जो था ब्लू कलर है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये चीज था, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दे दिया है। ये कैसे हुआ, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है, यदि सोडियम होगा तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर मेटल लिख दिया है तो दिस मेटल कैन बी, जो भी M है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी आ सकता है। कल को एग्जाम में यदि सोडियम लिख दे तो आप ये नहीं बोलना चाहिए कि सर ने तो कुछ लिखवाया ही नहीं था, सोडियम तो M लिखा था, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। यहां तक आप बोलोगे तो यहां पर जो है डार्क ब्लू कलर चेंज होके ब्रॉन्ज कलर में बन जाता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज कलर, यहां पर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। और जो पैरामैग्नेटिक था वो क्या बन जाता है, इट इज गोइंग टू बी डाईमैग्नेटिक, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये चेंज, यानी ये चेंजेस आ जाता है। इनिशियली ये रहता है और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं यहां पर बात करूं, देखिए सिमिलरली मैं यहां पर बात करूं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहां पर भी क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम। तो सेम यहां पर वैसे ही केस आने वाला है कि मेटल प्लस अमोनिया
It is going to be form MnH2 twice plus hydrogen. ठीक है, MnH2 twice plus hydrogen. ठीक है, यहाँ पर ये 2 मोल आ गया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लू कलर फेडअप हो जाता है. ठीक है, ये आ जाता है. दूसरा पैरा, इट इज गोइंग टू बी ए डायमैग्नेटिक. ठीक है, ये क्या बन जाता है, इट इज गोइंग टू बी ए डायमैग्नेटिक. ओके, तो कई बार क्या है, इसमें एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स होता है, अमोनिया को रिकॉल भी हम कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था कि डायमैग्नेटिक हो गया है. ठीक, कई बार यह भी लिखा जाता है कि फ्रॉम दिस सॉल्यूशन NH3 अमोनिया का चार्ज +2 कैन बी रिकवर्ड. ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नथिंग एल्स. ठीक है, तो अपन ने ये सारी बात कर ली है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं. कई केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कार्बाइड भी होता है. जैसे कार्बाइड है, तो कार्बाइड यदि बात करें तो बेरिलियम कार्बाइड बन सकता है. ठीक है, लिथियम कार्बाइड बन सकता है, मैग्नीशियम कार्बाइड बनता है, और उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको अल्केन, अल्कीन या अल्काइन भी बनता है. ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको अल्केन मिलता है, सॉरी अल्काइन C2H2 मिलता है. ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, वो कार्बाइड भी लिख देता हूँ, तो वो भी बात खत्म. ठीक है, कार्बाइड बात कर लेते हैं. देखिए, जनरली ये कार्बाइड जो है एनसीईआरटी में आप एस ब्लॉक में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, बट ये जो कार्बाइड है, जब आप ऑर्गेनिक के अंदर प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना. तो ध्यान दीजिए, मैं करवा देता हूँ. ठीक है, आप देखेंगे जैसे सबसे पहले यहाँ पर ओनली लिथियम कैन कंबाइन विद कार्बन कैन फॉर्म Li2C2 बना देता है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लिथियम कार्बाइड. ठीक है, और कार्बाइड डायरेक्टली नहीं बनता है. दिस इज आयनिक इन नेचर, ये आयनिक इन नेचर होता है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, अदर नहीं बना पाते डायरेक्टली, दे आर अनेबल टू रिएक्ट विद कार्बन. ठीक है, आपको जरूरत नहीं है. इधर जो कार्बाइड बनते हैं, जैसे मान लो बेरिलियम है तो Be2C बनता है, मैग्नीशियम है तो Mg3C2 बन जाता है. ठीक है, यदि यहाँ पर आप मान लीजिए कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बाइड ऐसे बन जाता है. इनका जो है, चलो ये कंपाउंड बनते हैं, बट मेन जो चीज है इनका हाइड्रोलिसिस मेन है. ठीक है, जैसे मान लीजिए लिथियम कार्बाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो, तो लिथियम का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये +2 + 2x = 0, तो x की वैल्यू -1 है. ठीक है, हालांकि ये भी गड़बड़ है. ठीक है, यहाँ पर भी हम बात करें तो देखिए, जनरली आपके पास जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ OH- आएगा और H+ आएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आता है C2 ठीक है, ये ध्यान रखना है. X का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है. तो आप देख लीजिए, ये क्या है, 2H+ आयन आया, ये 2OH आया, 2H2O हुआ. तो ये क्या हो जाएगा, LiOH आ जाएगा ट्वाइस, और ये बन जाएगा C2H2 का मतलब CH3. इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, या IUPAC नेम बोलते हैं इथाइन. यानी जब आप अल्काइन की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे वहां पर ये जरूरत पड़ेगी. यहाँ पर Na2C2 भी होता है, सोडियम कार्बाइड, बट सोडियम कार्बाइड डायरेक्टली नहीं मिलता है. अब आप देखो, यहाँ पर यदि मैं बात करूं बेरिलियम कार्बाइड का, ठीक है, मैंने आपको चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिथियम को फिक्स किया है, कार्बन वेरिएबल है, क्योंकि ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए अल्कली इज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, वो फिक्स है. बाकी चेक करते रहिए. यहाँ पर आप देखेंगे तो बेरिलियम का +2 फिक्स है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 × +2 + x = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -4. तो कार्बन के ऊपर चार्ज आया, -4 आया है. ठीक है, आप ध्यान रखना है, इसको ऐसा का ऐसा ही उतारना है. कार्बन जो होता है वैसा का वैसे ही लिखना है, यानी जो भी यहाँ पर इसका +1 चार्ज था
+1 into 2, so here the total charge is +2, so here the total charge should be -2, इसीलिए ये लिखा है। कार्बन को 2 टाइम ये मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 1 था, इसलिए टोटल चार्ज यहाँ -4 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2OH- और 4H+ आएगा। दिस इज गोइंग टू बी BOH4 ट्वाइस एंड CH4, ठीक है। अल्केन के प्रिपरेशन में ये काम आने वाला है, ठीक है। आप बैलेंस कर सकते हैं, ये ट्वाइस है तो ये ट्वाइस कर दिया है, तो आप यहां पर लिखेंगे 4H2O, ठीक है, 4H2O। सेकंड क्या आ गया है, यानी ये क्या होता है, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर मीथेन। आप देख लीजिए मीथेन की प्रिपरेशन में काम आ रहा है। मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करें Mg3C2, ठीक है। मैग्नीशियम को +2 लिखना है, जब कार्बन को चेंज मत करिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नेट चार्ज इधर कितना हो जाएगा, -3, हियर नेट चार्ज इज -3 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहाँ पर -3 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ज आया, ये 2+ चार्ज इधर आया, बट ये मैंने ये 2+ चार्ज इधर आया, ये 3- चार्ज इधर आया। यहाँ पर मैंने वाटर लिया है। इज इट क्लियर? ये 2+ को बैलेंस कर रहा है 2OH-, 3- को बैलेंस कर रहा है 3H+, तो ये क्या आ जाएगा, है ना, 3H+। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, 3H+, ये C3 आना चाहिए, Mg2C3 आना चाहिए, आई थिंक। यस, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, ये Mg2C3 होता है, सॉरी Mg2C3 होता है, तो ये C3, तो ये 4- आएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 4H+, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, C3H4 बनता है, और ये तो एज यूजुअल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये हाइड्रोक्साइड 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 बनेंगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। +1 को OH- चाहिए, +2 को OH- चाहिए, प्लस वो आना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, C3H4, चेक कर लीजिए, प्रोपाइन होता है। ये क्या होता है, प्रोपाइन, ठीक है। तो मैंने ये बैलेंस कर दिया है। अब आप देखो कैल्शियम कार्बाइड, ये सब आपको एनसीईआरटी बुक में मिलने वाले हैं, बट कहाँ मिलेंगे, अल्केन की प्रिपरेशन में, अल्कीन के या अल्काइन, ठीक है। आप देखो Ca का तो 2+ है, इसका क्या है, C2 2-, 2OH- 2H+ आयन, तो ये तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड दिस इज C2H2। इसे क्या बोलते हैं, इथाइन, या इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। अब एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे, आपके चैप्टर में ये सब प्रिपरेशंस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात थी कार्बाइड की, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाता है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर हम आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए के इन के, तो कितना बच्चा क्वेश्चंस है आपको पता है, अल्कली है, कुछ भी हो, अल्कली मेटल का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज V+1, ये ऑलवेज होता है, कुछ भी हो जाए ऑक्सीजन चेंज होता रहे। ऑक्सीजन का यदि निकालना होता तो +1 + 2x = 0 होता है, x की वैल्यू -1/2, बट ये किसका है, फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2, अल्कली मेटल यानी पोटेशियम का ऑलवेज भी +1 है, तो ये किसका हो जाएगा, फॉर पोटेशियम हो जाएगा। सिंपल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे एनसीईआरटी में, सॉरी जो भी 12th स्टैंडर्ड में, उसमें आएगा। बस अब समझ लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 से -1, 0 से -1, +1 से 0, +1 से 0, +1 से 0, यानी ये जो टर्म है इसे बोला गया है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पूछेगा, ये यानी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्या पूछा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी सामने वाले को रिड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या है, यानी मैं क्या हूंगा, ऑक्सीडाइज, मैं क्या हूंगा, ऑक्सीडाइज। ध्यान रखना है, ये अच्छे क्वेश्चन है,
ये भले ये एनसीईआरटी में दिया है तो मैं ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकता हूं क्योंकि है, पर ये क्वेश्चन मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा आते हैं 12th में। पर ठीक है कोई बात नहीं, आपको क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ चाहिए, यानी क्या है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। यदि मैं बात करूं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किस पे आ जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी मैं जल्दी ऑक्सीडाइज होऊंगा तो मैं ज्यादा रिड्यूस कर पाऊंगा ना, आई बात में। यदि मेरा ऑक्सीडेशन होगा तभी तो सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो मैंने क्या करा है, सामने वाले को रिड्यूस किया है, तो मेरी एबिलिटी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है या मेरी पावर क्या है, तो मुझे रिड्यूसिंग पावर पूछे या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पूछे तो मैं सामने वाले को कितना रिड्यूस कर रहा हूं वो कब करूंगा, जब मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। बट ये क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। कोई बात नहीं, आप क्या करें कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यानी आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस टाइम्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि मान लीजिए फॉरवर्ड प्लस है, फॉरवर्ड रिडक्शन है तो बैकवर्ड ऑक्सीडेशन होगा, या फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन है तो बैकवर्ड क्या होगा, रिडक्शन। तो लॉजिकली लगा दीजिए, मैं कोई एक समझा देता हूं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Na, तो यही तो उल्टा हुआ है, Na गिव Na प्लस n इलेक्ट्रॉन। यदि ये वैल्यू -2.7y है तो इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यदि ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन। तो साइन ही तो चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। जैसे अपन वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ते थे, यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, बस वैसे ही समझ लीजिए। अब मेरे को ये क्या करना है, ये अब बन जाएगा माइनस, क्योंकि अब साइन चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं ये साइन जब चेंज किया है तो क्या है, यदि मैं साइन चेंज किया, सॉरी मैंने रब कर दिया है, ठीक है, याद रखना है। ये मान लीजिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। यानी अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर Cl माइन, ये किसका था, एनसीईआरटी बुक दिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, Cl2 का पहले था, है ना, आयोडीन फिर दिस, ठीक है। यदि मान लीजिए मेरे पास Cl से Cl2 आया, I माइनस है I2 हो गया है, और Ag से Ag प्लस कर दिया है मैंने, Na से Na प्लस कर दिया है, और Li से Li प्लस कर दिया है। यानी अब ये क्या बन गया है, मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दिया है, यानी मैंने साइन चेंज कर दिया है। साइन चेंज करते ही मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए किसका ज्यादा है, लिथियम का। तो सबसे पहले किसका आएगा, यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना तो मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, यानी सबसे पावरफुल Li है। उसके बाद कौन है, सोडियम। उसके बाद कौन है, आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है, ये है, तो यानी I माइनस हुआ। उसके बाद कौन हुआ है, Ag हुआ है, और उसके बाद आया है Cl माइनस। देख लीजिए हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट एंड सबसे लीस्ट वैल्यू ये है। तो दिस इज द ऑर्डर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार जनरली नीट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाई KO2 इज अ पैरामैग्नेटिक। ध्यान दीजिए KO2 पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस कैन हैव 17 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं मॉलिक्यूलर, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करूं, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये पढ़ा था, ठीक है। ये 1 था, ये क्या था, 2 था, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, sp मिक्सिंग नहीं थी, याद आ रहा है, sp मिक्सिंग पढ़ाई थी मैंने, ओके। तो आप देख लीजिए 16 के अंदर ये 17 है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 2 3, यहाँ तक तो क्लियर था, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पर 1 1 था, अब ये चीज आ गया है तो इसे क्या बोलते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस में क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन आता है। तो आप क्या बोलोगे, मान लीजिए ये पाई स्टार 2px है, तो ये क्या है, पाई स्टार 2py, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पाई 2px, ये पाई 2py, ये सिग्मा 2pz था, ठीक है। ये क्या था, सिग्मा स्टार 2pz, यानी विदाउट sp और विद sp मिक्सिंग। याद आ गया होगा आपको। तो आप क्या बोलोगे
कि अकॉर्डिंग टू दिस पाई स्टार 2p/1 है। तो यानी क्या हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर भी अपन ने क्या कहा था, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉन इज ऑड, तो ऑड तो हमेशा पैरामैग्नेटिक है, बट ये सब्जेक्टिव है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। Why does the solubility, मैंने solubility के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप ध्यान दीजिएगा लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, दो ही चीज है। यदि लैटिस एनर्जी ग्रेटर है तो इनसॉल्युबल रहने वाला है, और यदि ये चीज है तो सॉल्युबल रहने वाला है। तो अब आप एक ही चीज का ध्यान दीजिएगा कि why does solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases, यानी डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ढंग से समझना, यानी नीचे जाने पे मैं बात करूं तो देखिए, मान लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बच्चों तरीका ढंग से सुनो क्या हो रहा है। आप नीचे जाएंगे तो इनकी जो साइज है, इन सब की दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूं, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूं। अब आप देखो यहां पर साइज बढ़ रही है, यानी क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीजेस, आयनिक साइज इंक्रीजेस, तो यहां तो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आप देखो, आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबल हो रहा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है। आपको दिख रहा है नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी टेक्निकली कैसे बढ़ सकती है। तो जब आपका ये एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो फिर यही जाना पड़ेगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि आप ये नहीं बोल सकते हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आप क्या बोल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सॉल्युबल कब होगा। ये बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका यही कंडीशंस है। ये कंडीशन तो अपन बोल ही नहीं सकते ना। ये कंडीशन क्या बोल रही है कि या तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है या लैटिस एनर्जी कम हो रही है। अपन ये तो नहीं बोल सकते कि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो जब ये चीज कहा गया है तो सिर्फ यही रीजन आएगा। आपको सिर्फ लिख देना है कि ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, बस इतना लिख देना। यानी नीचे जाने पे क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। गलती से भी ये मत लिख देना कि इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों ऑप्शन में होगा, दोनों ऑप्शन में होगा। आप कोई बोलेगा कि सर दोनों में तो मतलब तो सेम ही है, बट टेक्निकली देखा जाए तो आपको वो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इधर आ जाइए, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। यानी आपकी कंडीशन ये, यानी यहां पर आप देखिए, यानी ये कंडीशन इसके लिए थी। अब देखिए यहां पर क्या हो गया है कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर इनसॉल्युबल कंडीशन है। तो अब आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, बट लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, या हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, बट फेवरेबल फैक्टर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, क्योंकि Q1 Q2 इनटू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ये हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण भी लैटिस, यानी डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, बट आपको यदि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो आप यहां क्या लिखोगे, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। यदि यहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे लैटिस एनर्जी नहीं बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ये ध्यान रखो, सिर्फ ये ध्यान रखो। फिर ये ध्यान रखो कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, यदि ऐसे कंपाउंड करे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यदि ऐसे आयन बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। तो दोनों लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। जब ये बोल रहा है इंक्रीज तो आपको ये केस लगाना है, जब आप बोल रहे हैं डिक्रीज तो ये केस लग रहा है। इनसॉल्युबल हुआ ना, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर सिंपल बोलोगे ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत अच्छा है, समझ लीजिए,
दोनों में है। आपके लिए यदि ये नीचे सॉलिबिलिटी बढ़ रही है तो आप ये डिक्रीज बोलेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। यदि इनसॉल्युबल बढ़ रहा है यानी डिक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपको लिखना कौन सा है जो डिक्रीज हो रहा है। यदि सॉल्युबल बढ़ रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज, इनसॉल्युबिलिटी बढ़ रही है यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज। सिर्फ ये रीजन लिखना है। अब आप और जीडब्ल्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के लास्ट लेक्चर में मैंने 2019 के क्वेश्चंस किए थे, अभी मैंने आपको 2020 के लाए। ऑन कंबस्टन ऑफ लिथियम, बच्चों जितना मैंने ये लिखा उससे तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपका क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर, द मेजर ऑक्साइड बोला है, ध्यान रखना है, नाइट्राइड नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है लिथियम क्या फॉर्म करता है, Li2O, सोडियम में Na2O2, ये देता है KO2। तो आप देख लीजिए, यस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल सल्फेट एंड वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। आपको ये पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये भी समझाया है कि सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी याद करिए 10.4 और 10.5। अभी मैंने एग्जांपल लिया है, आप एनसीईआरटी में तो था, उसमें क्या लिखा था कि 10.4 में क्या था, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या थी, इंक्रीजेस। 10.5 में क्या लिखा था, सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो बस देख लो, यही तो क्वेश्चन आया। आप देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल सल्फेट, तो आप बोलोगे कि बेरिलियम सल्फेट से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती थी और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती थी। यही मतलब हुआ है ना, ये 10.5 था, ये 10.4 था। अब आप देखो, तो आप देख लीजिए आंसर बेरिलियम है। अब आप देखिए ईड ऑक्साइड इज MO इज वेरी स्टेबल। और आप व्हाट इज ऑक्सीजन, व्हाट इज ऑक्सीजन, मोनो एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन की डाउन द ग्रुप क्या होती थी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस होती थी। लिखाया है, आप देख लीजिए मेरे लेक्चर। ठीक है, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है डाउन द ग्रुप ऑक्साइड क्या था, मोनो एटॉमिक एनायन, उसकी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये भी हुआ ना, तो किस आंसर क्या हुआ है, बेरिलियम। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये होता है NaCl। ये आपका स्टैंडर्ड 12 का पार्ट है, जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं वहां पर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है ना। ये बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ये वुडजाइड है। आप ये लाइन अभी, ये क्वेश्चन यदि ये चीज लाइन अभी नहीं भी करोगे तो भी आपको आंसर आ रहा है ना। तो ये BeO डज नॉट हैव ए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, या बी स्टेज तक आप मान के चलिए, है ना। NaCl है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड 12 का पार्ट है। ठीक है ना, हमारा ये लाइन भी हमें नहीं पता तो भी हमारा काम हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल है, तो ये हाइड्रोक्साइड क्या है, सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल है। यही बोला ना, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल सल्फेट। ऑक्साइड इज स्टेबल। स्टेबिलिटी का देखिए, मोनोवेलेंट का क्या था, मोनोवेलेंट एनायन का क्या था, यही था ना, याद करिए, CaO, SrO and BaO, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, यस और नो। ठीक है, आप समझ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने इतनी मेहनत करी है, उसका ये रिजल्ट है कि हमें ये सारी चीजें जल्दी हो रही है। ठीक है, आप देख लीजिए आपके सामने जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस हैं, मैंने कोई मेरे हिसाब से नहीं करवाया। अमंग द सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4, अभी देखो BeSO4 MgSO4 यही है, तो क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हायर हुई है, दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई है। ठीक है, यदि BeSO4 MgSO4, BeSO4 के बाद MgSO4 है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना हाई एंड पुअर, भाई MgSO4 थोड़ी पुअर हुआ है। पुअर यदि यहाँ BeSO4 होता तो मैं हाई BeSO4 के लिए होता और Ba के लिए मैं पुअर लिखता, बट यहाँ पर Mg बोला गया है, तो दोनों के लिए सॉल्युबिलिटी में हाई लिखूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो मैंने फटाफट से लिख देता हूं। ठीक है, मैं जगह नहीं थी तो मेरे को क्वेश्चन ये याद है कि मान लीजिए इसमें पूछा था which of the following metal mainly used in photochemical cell, inside the line में दिया हुआ है photochemical cell। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका जेडब्ल्यू में 2020 का ही है, जेडब्ल्यू में 2020 का है। मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग से सारे क्वेश्चन में इस लेक्चर में नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा। ऑप्शंस में क्या था, फर्स्ट था लिथियम,
एक ऑप्शन था रुबिडियम, एक ऑप्शन था सोडियम और एक ऑप्शन था सीजियम। तो मेनली कौन यूज होता है, याद करिए, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सीजियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और मैंने क्या कहा था कि जो मेटल जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जितना लोअर होता है वो उतना फोटोकेमिकल सेल में होता है। तो कौन मेनली कौन हुआ है, सीजियम। हाँ, ऑप्शन में सीजियम नहीं होता तो मैं रुबिडियम लेता, या रुबिडियम सीजियम दोनों ही नहीं होता तो मैं पोटेशियम लेता हूं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके। आपके लास्ट लेक्चर में भी मैंने जेडब्ल्यू में 2019 के किए थे और अभी मैंने 2020 को किए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ BeS2 BaS2 एंड दिस। आपको पता है आयनिक फजान रूल लगा सकते हैं। फजान रूल के हिसाब से स्मॉलर कैटायन हैव ए मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बेरिलियम है, उसके बाद कैल्शियम और बेरियम होगा, तो बेरियम इज मोर आयनिक। तो राइट आंसर क्या आएगा, देख लीजिए, मैंने हाइड्राइड में भी ये पढ़ा था। The Mg react with the X can form ionic compound if the general ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3, यानी ये नाइट्रोजन हुआ। तो आपको पता है it is going to be form Mg3n2, याद आ रहा है Mg3n2, क्योंकि आप देखेंगे इसकी वैलेंसी 3 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए Mg3n2। ठीक है, Mg3n2 ये नाइट्राइड में भी पढ़ा था हमने। आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आप देखेंगे तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शंस में एक बेरिलियम होना चाहिए, ये BeOH होगा, सॉरी मैंने Mg लिख दिया है, दिस इज BeOH। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आता है। देख लीजिए, नीट के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यूजेस ऑफ आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ याद उसमें देखना ही है, आप उसको एनसीईआरटी से भी नोट कर सकते हैं, या मैंने जो लिखाया है उसको भी अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज है। ठीक है, सो नॉट चैप्टर क्लोज, ये दिस लेक्चर का हम वाइंड अप भी करते हैं, इस लेक्चर को वाइंड अप कर सकते हैं, सॉरी क्लोज नहीं, लेक्चर वाइंड अप हुआ है। आप ये नोट्स आप एनसीईआरटी से भी यूजेस आप ले सकते हैं, या मैं नोट्स में दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।